नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं संगीता झा। खबरों में शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। आपको बता दें कि खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद का नवनिर्मित भवन जर्जर हो गया। नवनिर्मित भवन में दरारें देखने को मिल रही है और नगर पालिका परिषद को कार्यदायी संस्था ने हैंडओवर नहीं किया। बताते चले कि नगर पालिका परिषद साल 1968 में बने जर्जर भवन के एक भाग को ध्वस्त कर नवनिर्माण कराया गया। नगर पालिका ने 2.17 करोड़ की लागत से नवीन भवन निर्माण का टेंडर CNDS को ठेका दिया, तो वहीं मानक विहीन निर्माण के चलते नवनिर्मित भवन में बड़ी दरारें अब देखने को मिल रही है। तो वहीं देखना होगा कि स्थानीय प्रशासन आगे आकर कब संज्ञान लेता है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। आपको बता दें कि यूपी के फर्रुखाबाद में ही पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां लूटपाट कर गृह स्वामी की हत्या के मामले में हत्या करने वाले 4 शातिर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से लूटा गया जेवर नकदी से भी बरामद की। दरअसल थाना नवाबगंज के गांव सिरौली में 26 अगस्त को छैमार गैंग ने लूटपाट का विरोध करने पर मेहंदी हसन की डंडे से हमला कर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने तनवीर जाकिर निवासी बिलासपुर रामपुर, दिलशाद ताज मोहम्मद निवासी सिरौली बरेली को गिरफ्तार किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक संजय सिंह ने इस पूरे घटना को लेकर पुलिस लाइन में खुलासा किया। एक मुकदमा थाना नवाबगंज में लिखा गया था। 26 के रात्रि में घटना हुई थी। 26 अगस्त के 27 को पाठ संख्या 213/24 लिखा गया था, बनाया गया था, जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति की डंडे से मार के हत्या कर दी गई थी। बाद में SOG टीम और थाना नवाबगंज की टीम ने काफ़ी प्रयास किया और इसमें जो 4 अभियुक्त हैं वो प्रकाश में, चारों की गिरफ्तारी हुई है। चारों अभियुक्त जनपद के बाहर के रहने वाले हैं और ये ट्राइबल ग्रुप के हैं। इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो डंडा मार के मृत्यु कायद करते हैं। इसी क्रम में चारों से जो चोरी गई सामान है वो आपके सामने रखा है, वो भी बरामद हुआ है। 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और अन्य आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इनका कुछ पुराना भी इतिहास है क्या? इनका पुराना इतिहास काफ़ी लंबा है, इन्होंने काफ़ी घटनाएं की हैं और इसकी हिस्ट्री सीट के बारे में ये एक जो अभियुक्त है उसका एक अभियुक्त है जिसका तनवीर नाम है, उसके 7 मुकदमे हैं। दूसरा जाकिर साहब, उसके खिलाफ 4 मुकदमे हैं और एक अभियुक्त दिलसारा है, उसके खिलाफ भी 4 मुकदमे हैं। और इसके अलावा भी अन्य जनपदों के, चूँकि अपने जनपद के नहीं हैं, बाहर जनपद के हैं, और भी जानकारी की जा रही है। संभावना है कि और भी मुकदमे के खिलाफ पंजीकृत होंगे। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से ही है। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में संदिग्ध परिस्थिति में छात्रा का झील के पास शव मिला। झील के पास छात्रा अलका शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं अमृतपुर के गांव भुवनपुर की छात्रा बताई जा रही है। वह सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रा के शव की शिनाख्त कराई गई। गौरतलब है कि कुठला झील में पैर फिसलने से डूबने से मौत की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मृत छात्रा का शव कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अगली खबर यूपी के बस्ती से है। आपको बता दें कि बस्ती जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुदराहा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां दर्द से करा रही दलित प्रसूता डिलीवरी कराने के लिए अस्पताल पहुंची। उस समय लेबर रूम खाली नहीं था तो स्टाफ नर्स मंजू आगे आई और दर्द से करा रही महिला का वार्ड में डिलीवरी करवाया। लेकिन दूसरी महिला ANM विनोद सिंह वार्ड में डिलीवरी कराने से इतना भड़क गई कि जच्चा और नवजात बच्चा को वार्ड में 3 घंटे तक ताला लगाकर बंद कर दिया गया। वार्ड में नवजात बच्चा तड़पते रहे। वार्ड में बिजली भी नहीं थी और प्रसूता और डिलीवरी कराने वाली स्टाफ नर्स मंजू वार्ड में चीखती रही। वहीं थक हार कर पीड़िता ने डायल किया 112 नंबर, जहां पर घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से दरवाजा खोलकर जच्चा बच्चा को बाहर निकाला। वहीं AD हेल्थ डॉक्टर ने बताया कि मामले की जांच का आदेश दिया गया है और कहा गया है कि इससे पहले भी महिला ANM विनोद सिंह के खिलाफ कई शिकायतें मिल चुकी है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। क्या जबरी हुआ और ये ताला बाहर से लॉक कर दिया। हम लोग बाहर 2.5-3 घंटे से परेशान थे। दवा देना था तो जंगली से दवा दे रहे थे उस समय। अच्छा, यानी ये मनमानी कर रहे थे? हाँ, चाय भी अंदर से बाहर से देना पड़ता था, जंगले से अंदर बाहर से ताला लगा था, चेयर लगा के यहाँ बैठी थी। अच्छा, लाइट भी नहीं थी? लाइट भी नहीं था। अच्छा, तो कितने देर बाद लगभग? और महिला हमारे घर के आई थी जो, वो भी अंदर परेशान है सब लोग गर्मी से।
तो कितने देर लगभग आप लोग अंदर फंसे रहे? 2.5 से 3 घंटा हम लोग अंदर थे। 3 घंटे आप लोग फंसे हाँ। रहे। कुछ हो जाता है इस बीच तो कौन जिम्मेदार? तो जिम्मेदार अब इन्हें को होना पड़ता, ताला लगा के बाहर बैठी थी तो और कौन जिम्मेदार होगा फिर? अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे? नहीं जाने दे रही थी। तो कैसे लॉक कैसे खुला? पुलिस लॉक आई? अपने खुद खोली हो। पुलिस आई सर, जब पुलिस आई तब लॉक खोले हो। अच्छा, आप के परिजन को किसको हुआ डिलीवरी? हमारी वाइफ को। बस सर वही डिलीवरी दीदी करा रही थी, उनकी मैंने मामा की बहू हैं, हाँ। तो कहीं कि आपसे हमारा भरोसा है, आप करवा दीजिए। अच्छा। तो हम लोग टेबल नहीं खाली था तो मैं ही कराने लगी। जब बच्चा हो गया तब बाहर से मैम आई, ताला लगाई दी। कौन मैम थी? विनोदा मैम। अच्छा, कितनी देर आप लोग अंदर थे? कम से कम 2 घंटा। अच्छा, और सब लोग चिरौरी कर रहे हैं, ताला नहीं खोल रहे हैं। कहीं कोई अधिकारी आएगा तब खुलेगा। तो कि पुलिस भी आई थी? हाँ जी। तो पुलिस आने के बाद उन्होंने खोला? जी हाँ। जी। और नाइट ड्यूटी में थी, मॉर्निंग ड्यूटी सुपर सिस्टर की थी, तो किसी कारणवश नहीं आ पाई। उन्होंने कहा कि मंजूर केस है और देख लीजिएगा, आज मैं नहीं आ पाऊंगी, एप्लीकेशन हो गया था। मैं उनकी ड्यूटी देख रही थी, केस आई 11 बजे लगभग में आई थी। मेरे पास पहले कॉल की, तो हमने कहा आ जाओ, मामा की बहू मेरी है, ये मामा मेरी यही हैं। तो उन्होंने कहा बच्ची केस करा दो, तो घर की हो, थोड़ा ज़्यादा भरोसा है। और तो मैं इतना ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं इनकी बात तो सुनूंगी क्योंकि घर की हूँ। बिल्कुल। फिर मैंने इनकी डिलीवरी करवाई। फिर ये आसपास से घूम टहले थे अपना, उसके बाद से इनकी डिलीवरी मैं जा रही थी वहाँ डिलीवरी करवाने के लिए। इतने में देखा मैंने वार्ड नहीं खाली था, वहाँ के कोई डिलीवरी हो रही थी। एक टेबल नहीं खाली था वहाँ पर। तब वहाँ देखा कि महिला चिल्ला रही थी। ये महिला वहाँ जाने के लिए अलाउ नहीं, क्योंकि इसका पहला बच्चा था। ये डर रही थी उसकी आवाज़ चिल्लाने से कि हमारे को कोई दिक्कत ऐसी ना हो जाए। फिर मोटिवेट करके मैंने इसको यहाँ पे ले आई, क्योंकि इसका बच्चा लगभग उसको ज़्यादा लेबर पेन हुआ था, तो उसको स्वेटिंग आ रहा था, इसका मतलब कि उसका बच्चा आ चुका था। तो मैंने देखा उसकी बच्चा आ रहा था, उसके वहाँ ले जाने में तो डर भी रही थी। उसको मैंने वहाँ पर ले जाके उसकी डिलीवरी करवा दी वार्ड में। उसका बच्चा हो गया, इन्होंने बाहर से लॉक कर दिया। करीब में भी ये बात आई है और मैंने वहाँ के MOIC से भी कहा था, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। और मैं CMO साहब से कहकर इस मामले की पूरी छानबीन करवाऊँगी और दोषी के अगेंस्ट कार्रवाई करी जाएगी। मैम, ये जो काफ़ी दिनों से बताया जा रहा है कि तैनात भी वहाँ है, इस सिलसिले में भी कुछ आपके द्वारा कार्रवाई की जा रही है? अब उनके बारे में कई बातें सुनने में आ रही हैं, जिसके अगेंस्ट देखा जाएगा, इंक्वायरी की जाएगी और अगर दोषी पाई गई तो कार्रवाई भी की जाएगी। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है। आपको बता दें कि जहरीली गैस के रिसाव का मामला सामने आया है, जहां कोल्ड स्टोरेज मालिक की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। बता दें कि सुमंगल कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस रिसाव होने से हड़कंप मच गया। मानकों की अनदेखी कर कोल्ड स्टोरेज संचालित हो रहा था। सूचना मिलने पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने जान जोखिम में डालकर अमोनिया गैस रिसाव पर नियंत्रण किया। फायर ब्रिगेड अधिकारी ने बताया कि अमोनिया सूट भी कोल्ड स्टोरेज में मौजूद नहीं थे। गैस के असर को कम करने के लिए पानी का छिड़काव करने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं थी। पानी 4 किलोमीटर दूर गैस प्लांट से लाना पड़ा। कोल्ड स्टोरेज फायर ब्रिगेड की बिना NOC के संचालित हो रहा है और वाटर फायर पाइप लगे हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। और पूरा मामला कोतवाली के सकबाई के सुमंगलम कोल्ड स्टोरेज का बताया जा रहा है। मंगलम कोल्ड में रिसाव हुआ है, क्या हुआ है, क्या प्रभाव पड़ा है? इससे प्रभाव ही पड़ा, ज़्यादा जिस समय से अगर हम लोग फायर यूनिट न पहुँचती तो मतलब ज़्यादा रिसाव हो जाता है, जिसमें जो जनानी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था और हमारे जो वर्कर काम कर रहे थे बेहोश हो सकते थे, कुछ भी हो सकता था। हम लोग जो है जगह से दे कहते हुए समय से पहुँच करके और जो है गाड़ी के द्वारा जो है पानी फैला करके और जो है पानी फैलाया गया। हमारी यूनियन ने बड़ी यही मेहनत और तत्परता से कार्य किया और जो इसके अंदर जो कार्य करने वाला जो इंजीनियर होता है वो था, उसके द्वारा जो है ब्रीथिंग अप्रेस फैला करके और तुरंत मेरबाल को बंद किया गया और बंद होते ही जो गैस रिसाव है। लोग कितने मजदूर काम कर रहे थे इसमें? अब ये इस बारे में इसके मालिकान बताएंगे कि कितने मजदूर कार्य कर रहे थे, लेकिन सभी लोग जो है अभी क्योंकि सुबह का टाइम था इसलिए मजदूर ज़्यादा आ नहीं पाए थे और अगर समय ज़्यादा होता तो ज़्यादा मजदूर होते, कोई भी कैजुअल्टी। गैस हानिकारक है, ये किस तरह से प्रभाव डालती है शरीर पर? ये शरीर पर प्रभाव ये डालती है, त्वचा को जो है सुखा देती है और जो है गले को चोक कर लेती है, जिससे आदमी की मृत्यु और जान खतरा होता है।
अब बात करेंगे यूपी के कुशीनगर की। आपको बता दें कि कुशीनगर में पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष मिश्रा के निर्देशन व अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां 25 सितंबर को कई थाना व साइबर की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल वाहन समेत बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। जवाबी आत्मरक्षा में पुलिस टीम द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें आरोपी घायल हो गए। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई जारी है। जनपद कुशीनगर में जाली नोटों के गैंग से संबंधित एक अभियुक्त मुस्तकीम पुत्र कलीम ये पुलिस मुठभेड़ में ये गिरफ्तार हुआ है। इसको गोली लगी है। ये 25,000 रुपये का इनामिया बदमाश भी था। इस गैंग के 10 सदस्य ऑलरेडी गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। उसी गैंग से संबंधित मुस्तकीम भी था। इसके पास से जाली करेंसी, अवैध असला वगैरह भी बरामद हुआ है। इससे फर्दर पूछताछ इसमें कराई जा रही है। अब बात करेंगे यूपी के संभल की। आपको बता दें कि संभल में कलेक्ट्रेट पर हंगामा देखने को मिला, जहां पर जमकर नारेबाजी हुई। दरअसल गांव का सकरा रास्ता चौड़ा कराने के लिए ग्रामीणों का गुस्सा फूटा हुआ है। करीब 3 साल से बमनेटा गांव में आने जाने का रास्ता सकरा कर दिया गया है। वहीं दबंगों ने सरकारी रास्ते पर मकान बना रखे हैं, जिन्हें तोड़वाने को ग्रामीण लगातार शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने से गुस्साए ग्रामीण मृतक के शव को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंच गए, जहां पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। दरअसल पूरा मामला बहजोई कलेक्ट्रेट का है। मतलब रास्ता नहीं है डेड बॉडी घर तक ले जाने का। फिर यहाँ पर क्या करना चाहते हैं? अब ये कह रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं ये कैसे पहुँचे घर तक। अच्छा भाई, 4 साल हो गए मरा हुआ व्यक्ति नहीं निकला है, ये बाजार में मारेगा। अच्छा फिर कभी नहीं ले आ रहे हैं, क्या पहुँच पाएंगे? तो क्या ये आप कलेक्ट्रेट पर डेड बॉडी लेके आए हो, तो क्या निकलेगा इससे? क्या हासिल निकलेगा इससे? मतलब कुछ तो बताएंगे कैसे पहुँचेगी ये। तो हमारे डेट खत्म हो गए। फिर यहाँ पर क्या आप क्या चाहती हो? हम तो जो चाहते हमारी रास्ता लग जाए, हमारी अर्थी लग जाए। तो यहाँ पर जो आप भीड़ लगा रहे हो, क्या है मुख्य उद्देश्य आपका? हम तो जो कह रहे हैं डीएम साहब आएगा हमारी अर्थी लगवाया हमें। कहाँ पर? बमनेटा में। वहाँ पर क्या दिक्कत है? अर्थी नहीं लगती है, लगन्नों को भी बेचना है, खाली भी नहीं लगा जाए। अच्छा। दीवार कूद कर अर्थी लगा दे। 4 साल है गई, कुछ सुनकर राजी ना आएगा डीएम साहब है, तो इसी वजह से यहाँ पे धरना दिया है। धरना दिया आज देख हमारी इसमें लाश आएगी तैयार। अच्छा आज डीएम साहब कागज करवा के हमें रास्ता लगवा हमें हमारे गांव में काफ़ी दिनों से यहाँ ग्राम बमनेटा में रास्ता खुलवाने के लिए प्रयास चल रहा है। कुछ लोगों ने गड्ढे की ज़मीन पर अवैध मकान बना रखे हैं और प्रशासन को कई बार ज्ञापन भी दिया है। लोगों ने अपना संघर्ष भी किया है उसे खुलवाने के लिए, लेकिन वो रास्ता नहीं खुल पा रहा है। रास्ता क्यों नहीं खुल पा रहा है ये हम नहीं कह सकते, क्या कारण है, लेकिन बशर्ते हमारा प्रयास है। अब हम प्रशासन से ये चाहते हैं, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, इस बॉडी के लिए प्रशासन घर तक पहुंचाए। कैसे पहुंचाएंगे वो प्रशासन की जिम्मेदारी है। ये कि सांड ने जो छुट्टा सांड है उन्होंने इन पे हमला कर दिया है, इस कारण इनकी मौत हुई है। लेकिन रास्ता बंद है, ना आने का ना जाने का, तो बताइए क्या अब ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि ये बॉडी को कैसे पहुंचाएंगे। हमारे घर तक डेड बॉडी नहीं पहुंचेगी, हमारे घर तक हमें बिल्कुल रास्ता नहीं है। आप हमारे घर तक डेड बॉडी पहुंचा दीजिए। किस तरह से चाहिए हमारी डेड बॉडी? कैसे खत्म हुए हैं? सांड मार दिए कल। क्या नाम है इनका? सांड ने मार दिए कल। डेड बॉडी रास्ता कैसा बंद है आपका, ये बताओ। रास्ता बंद है, कुछ लोगों ने रास्ता बंद कर रखा है हम लोगों का। अच्छा आप लोग खुद चल कर देख लीजिए। आप लोग तो पहले से इसकी शिकायत करते रहे, अब तक सांड ने मार दिया। अब यहाँ जाम क्यों लगाया है आपने? यहाँ डेड बॉडी क्यों रखी है? रास्ता नहीं है, घर पहुँचाओ डेड बॉडी को। गांव का रास्ता नहीं है। ये तो कई महीने से चल रहा है किस्सा आपका, कुछ हुआ नहीं है इसमें? 3.5 साल हो गया। 3.5 साल क्या होता है? कोई सुनवाई नहीं होती, न्याय नहीं मिला है और लोग पैसे भर देते हैं तो हमारे फाइल दबा देते हैं। बहुत सारे कागज हमारे कोर्ट तक मुकदमा पहुंच चुका है। डेली एप्लीकेशन दे रहे हैं, डेली एक भी दिन खाली नहीं जा रहा है जिस दिन ना कर रहे हो। वहाँ पे एक रास्ता है जिसमें जल भराव है, तो उस रास्ते के लिए लोगों ने कहा है कि उसको खुलवाया जाए। ऑनरेबल हाई कोर्ट से एसडीएम साहब का जो आदेश है उस पर फाइल पुनः पहुँच गई है कि पुनः सुनवाई किया जाए। तो पुनः सुनवाई करने के बाद जो भी निर्णय होगा फिर उसको एग्जीक्यूट कराया जाए। अब बात करेंगे यूपी के चंदौली की। आपको बता दें कि चंदौली जनपद के एसपी आदित्य लांघे के निर्देश पर एसपी
एएसपी विनय सिंह के नेतृत्व में सकलडीहा पुलिस व स्वाट व सर्विलांस टीम को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने बैंक कर्मी से 4 लाख की लूट का खुलासा किया। साथ ही 2 बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया और एक अवैध तमंचा कारतूस भी बरामद की गई। ग्राहक सेवा केंद्र संचालक के साथ छिनैती की घटना को अंजाम देने वाले 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर पुलिस पूरे मामले की आगे की कार्रवाई जारी है। देखिए, 21 तारीख को थाना क्षेत्र सकलडीहा अंतर्गत एक लूट की घटना हुई थी शाम के करीब। इसके बाद में घटना के बाद में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। सीसीटीवी फुटेजेस देखने के बाद, सर्विलांस के माध्यम से सीडीआर्स देखने के बाद, बीटीएस लेने के बाद और आसपास के लोगों से पूछताछ करने के बाद इस प्रकरण में हमारी टीम द्वारा आज इस घटना का सफल अनावरण किया गया है, जिसमें जो लूट हुई थी 3,99,000 की, उसमें 1,91,000 की कैश की बरामदगी की गई है। इन व्यक्तियों द्वारा फिर अपने अकाउंट में भी कुछ पैसा ट्रांसफ़र किया गया था, जिसका प्रूफ हम लोगों के पास वो लगभग 45,000 के करीब है। तो टोटल जो अभी इफ़ेक्टिव बरामदगी है वो 2,36,000 की बरामदगी है। साथ ही साथ इसमें जो टोटल लोग थे 5 लोग इन्वॉल्व हैं, जिसमें अभी 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 इसमें नाबालिग हैं और जो 2 बालिग हैं उनका नाम सोहेल खान और अमित यादव है। पूर्व में इनके खिलाफ कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है, लेकिन इनसे बरामदगी सारी हुई है, इन्होंने घटना को कबूल किया है। इसके अतिरिक्त एक और अभियुक्त है जिसको इसमें वांछित किया जा रहा है, उसके खिलाफ लगभग 2 से 3 मुकदमे पहले से हैं। उसके लिए हमारी टीम लगी हुई है और इसमें हमारी सर्विलांस की टीम, थाने की टीम, सीओ साहब, एडिशनल साहब, सबने इसमें मेहनत करके इसमें समय से इसकी बरामदगी भी, घटना में जो पैसा गया था बरामदगी हुई है। अन्य जो बरामदगी है उसको अभियुक्त से गिरफ्तार करके अन्य बरामदगी भी कराई जाएगी। ये जो अभियुक्त हैं ये सकलडीहा थाना क्षेत्र के ही हैं और उसी जहाँ घटना हुई थी उसके आसपास के क्षेत्र के ही हैं। और जो जिस एजेंट के साथ जो घटना हुई थी, जो जन सेवा केंद्र वाला जो व्यक्ति था, उसी के आसपास के लोग रहने वाले हैं। और जो मुखबिरी भी इसमें जो की गई थी वहीं के लोकल 2 लड़कों द्वारा ही की गई थी, जिसका इसमें विवरण दिया हुआ प्रेस नोट के अंदर। अब बात करेंगे यूपी के सिद्धार्थनगर की। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर में थाना गुलहोरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पुलिस ने चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही चोरी का सामान बरामद कर मामले में आगे की जांच जारी है। गौरतलब है, पुलिस अधीक्षक के आदेश में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25/9/24 को थाना गुलहोरा में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 83/24, धारा 305(1), 331(4), 317(2) BNS व 4/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त भंगराहे उर्फ आरिफ पुत्र मेहदी हसन, ग्राम खड़सरी, थाना कठेला को खड़सरी बाग से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के पास से चोरी का ई-रिक्शे की 2 अदद बैटरी, 1 पैकेट 2.5 mm केबिल, बजाज प्रेस, 1 चाकू नाजायज एवं 1250 रुपया नकद बरामद हुआ। अभियुक्त को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई पूर्ण कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। अब बात करेंगे यूपी के बदायूं की। आपको बता दें कि बदायूं दातागंज मोहल्ला अरेला में चोरी का आरोप लगाकर एक युवक को मोहल्ले के लोगों ने जमकर मारपीट की। पीड़ित पक्ष ने पुरानी रंजिश के चलते बांधकर पीटने का आरोप लगाया है। पीटने के बाद दबंगों ने डायल 112 पुलिस को भी बुलाया, वहीं हाथ बांधकर पुलिस के सामने ले गए, लेकिन बिना किसी कार्रवाई के 112 पुलिस चली गई और घायल युवक को अस्पताल पहुंचाना भी उचित नहीं समझा। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके चलते उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। थाना दातागंज में आज प्रातः सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं। ये सूचना 112 पे दी गई थी। 112 की गाड़ी वहाँ पहुंची। उसके बाद थाना पुलिस भी मौके पहुंच गई थी। जो व्यक्ति पीड़ित था उसे थाने ला गया। थाने ला के उसके इलाज के लिए CSC दातागंज भेजा गया। दातागंज भेजने के बाद तहरीर प्राप्त हुई। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई।
शेष अभी जो नामजद है गिरफ्तारी प्रयास किया जा रहा है। अब बात करेंगे यूपी के मुरादाबाद की। आपको बता दें कि मुरादाबाद जनपद में दबंगों ने समाज कल्याण की सरकारी दुकानों का सौदा कर दिया। बता दें कि समाज कल्याण से अनुसूचित जाति को आवंटित दुकानों में बड़ी धांधली देखने को मिली है। अधिकारियों की बंदरबाट के चलते दबंगों ने समाज कल्याण विभाग की सरकारी दुकानें बेच दी। वहीं जांच करने पहुंचे अधिकारियों के सामने दुकानदारों ने कहा कि हमने तो दुकान खरीदी है। दूसरी ओर समाज कल्याण की सरकारी दुकानों में देसी शराब का ठेका चल रहा है। पूरे मामले में जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं उप जिला अधिकारी ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया तो 90% से ज्यादा लोग अवैध रूप से समाज कल्याण की दुकानों में रह रहे हैं, जिन्हें 7 दिन में दुकान खाली करने के निर्देश दिए गए और कहा कि आगे मामले में विभागीय उच्च स्तरीय कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप दुकानें पीछे देख रहे हैं, एक सीरीज दुकान संख्या 1 से लेकर के 34 तक दुकानें हैं। इसमें 34 आवंटियों को दुकान 1983-84 में आवंटित किया गया था, जो एससी समाज के लोगों को किया गया था, उनके रहन सहन और उनके लिए जीविकोपार्जन हेतु। वर्तमान समय में जैसे शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग दुकानें या तो अपनी बेच दिए हैं अथवा किसी ने कब्जा कर रखा है। उसी के तहत आज एसडीएम बिलारी साहब के साथ हमारी टीम और एसडीएम साहब की टीम ने यहाँ पे इसका निरीक्षण किया है, देखा है और कुछ दुकानों पे कब्जे दिखे भी हैं, कुछ दुकानों पे किराए पे भी चल रहे हैं, लेकिन इसका विधिवत परीक्षण करने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाना संभव होगा। क्या इन दुकानों की सिर्फ बिक्री हो सकती है? दुकानों की बिक्री नहीं की जा सकती। सर, अब कितना समय दिया जाएगा? अभी फ़िलहाल हम लोग 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं, 1 हफ्ते में अंतिम निर्णय करेंगे। तो जिन पात्र लोगों के नाम में समय दुकान, इनको अभी हम लोग इसको नोटिस जारी करके एक का तस्दीक करा करके देखेंगे कि यहाँ कौन एक्चुअल आवंटी यहाँ आवंटित है और कौन नहीं है। उसके आधार पर गुणदोष के आधार पर निर्णय किया जाएगा। मौजूद है मुरादाबाद समाज कल्याण विभाग के ऑफिस पर, कार्यालय पर, जहां आपने देखा बीते दिनों समाज कल्याण विभाग में लगातार चल रही बिलारी तहसील को लेकर शिकायतों को यहाँ समाज कल्याण अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। समाज कल्याण अधिकारी ने मौके पर जाकर शिकायत के निरीक्षण में पाया कि शिकायत काफ़ी हद तक सही पाई गई। शिकायत ये थी कि समाज कल्याण विभाग की दुकानों पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया था और कुछ दुकानों की तो आपको बता दें, हैरानी की बात यह है, विक्रय तक हो चुकी है। समाज कल्याण के विभाग की दुकानें जो कि पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए सरकार द्वारा एक स्वरोजगार योजना के तहत ये आवंटित की गई थी, जिसमें उनको अनुबंध पारित होता है, ना वो दुकान किसी को किराए पे दे सकते हैं, ना ही उन दुकानों पर विक्रय किया जा सकता है। लेकिन बात की जाए तो कुछ दबंग भूमाफियाओं ने इन दुकानों पर रहकर अपना कब्जा कर लिया और बात की जाए तो वहीं अधिकारियों की बंदरबाट के चलते आज तक वो दुकानदार काबिज हैं उन दुकानों पर। कल आपको बात बताएं तो यहाँ समाज कल्याण अधिकारी और जिलाधिकारी की मौजूदगी में निरीक्षण किया गया और वहाँ उन्होंने स्वयं पाया कितने दुकानदारों ने उनसे ये कहा कि हमने ये दुकान खरीद रखी है। अब देखने वाली बात यह है, खरीद रखी है कि बात का शब्द जो आता है, आखिर कौन उस समय रजिस्ट्रार था, कौन कानूनगो था, कौन तहसीलदार था, जिन्होंने उन स्टाम्पों की स्वीकृति दी गई। जो दुकानों की कहीं से कहीं तक ग्राम समाज की जगह पर जो दुकानें आवंटित थी, समाज कल्याण को आवंटित की गई थी। आप इसके पीछे देख सकते हैं, समाज कल्याण को वो दुकानें आवंटित की गई थी, लेकिन दबंग भूमाफियाओं ने उन दुकानों पर अपना कब्जा कर लिया है। अब देखने वाली बात यह, क्या ये दुकानें जो शिकायतकर्ता और पात्र लोग हैं उनको कभी मिल पाएंगी या यूं ही बीती शिकायतों की तरह ये जांच भी कागजों में दबकर रह जाएगी। अब सबसे बड़ी बात देखने की है, जो लोगों ने वो दुकानें बेची हैं उन पर शासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है, ये बड़ी बात देखने वाली है कि अपने स्वरोजगार योजना के लिए रोजगार देने की योजना को सरकार की, इसके लिए जो दुकानें आवंटित की गई थी, उन लोगों ने दबंग लोगों को अपनी दुकानें बेच दी और आज जो कही जाए 30 से 35 लाख रुपए की वो दुकानें आज की तारीख में होंगी। इस क्रम की दुकानें उन लोगों ने कब्जा करे बैठे हैं। उनका ये कहना, हमारे पास इसका बेनामा है। बेनामा आखिर कैसे हो सकता है? सरकारी जगह का बेनामा बिलारी में पहली बार आपने सुनेंगे। मुरादाबाद जनपद की बिलारी तहसील का ये बड़ा अनोखा कारनामा निकल के आया है कि सरकारी जमीन का बिलारी में हुआ है बेनामा। अब देखना ये इन दबंग भूमाफिया और दबंगों पर क्या कार्रवाई की जाएगी। सुमित टंडन, सुदर्शन। अगली खबर बिहार से है। आपको बता दें कि बिहार के दरभंगा में जहां जाले प्रखंड के रमोल गांव में दलित महादलित अति पिछड़ा समुदाय के लोगों के द्वारा विश्वकर्मा पूजन का आयोजन किया गया।
जुलूस को लेकर इस पूजा की जानकारी लिखित रूप से दरभंगा के जिला अधिकारी और पुलिस प्रशासन को देकर अनुमति ली गई। तो वहीं विसर्जन के कुछ घंटे के बाद ही पुलिस प्रशासन पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। उसके बाद कल होकर कमतौल थाना द्वारा प्राथमिक दर्ज की गई, जिसमें बेकर हिंदुओं को भी नाम जोड़ा गया, जिसमें एक 70 वर्ष के बुजुर्ग जो पैरालिसिस पेशेंट हैं। यहाँ स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि निर्दोष हिंदुओं पर जो मामला दर्ज किया गया है उसे रद्द किया जाए और जो लोग इसमें आरोपी शामिल हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। आज हम लोग बैठक रख रहे हैं विश्वकर्मा पूजा के मूर्ति विसर्जन के दौरान। हम लोग पूरा प्रशासन जो गाइडलाइन दिया था उस गाइडलाइन को हम लोग फॉलो करते हुए हम लोग अपना विसर्जन कार्यक्रम आगे बढ़ाए और उन्होंने 2:30 बजे से 3:30 बजे का समय हम लोग को दिए थे। उस समय को पालन करते हुए हम लोग मुस्लिम जब मोहल्ला में गए तो प्रशासन के द्वारा हम लोगों का बाजा भी बंद करा दिया गया। फिर हम लोग आगे गए, आगे जाके हिंदू था, वहाँ से फिर मोहल्ला से रिटर्न हुए, फिर मुस्लिम मोहल्ला में हम लोग को बोला गया कि आप लोग बाजा बंद कर दीजिए। हम लोग फिर बाजा बंद कर दिए, जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग प्रशासन द्वारा किया जा रहा था। उसमें पूरी तरह से दिख जाएगा कि हम लोग वहाँ बाजा बंद था। हम लोग मुस्लिम मोहल्ला से निकलते निकलते प्रशासन द्वारा पहले ही हम लोग को दिशा निर्देश था कि आपको वहाँ रुकना भी नहीं है, तो हम लोग उसी हिसाब से चले और जो वो प्रशासन का गाइडलाइन था उस गाइडलाइन को हम लोग ने पालन करते हुए 3:30 बजे के अंदर हम लोगों ने मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम कर लिया। इसके बाद प्रशासन के द्वारा हम लोगों को मालूम हुआ कि जब विसर्जन हो गया तो मालूम हुआ कि मुस्लिम पक्ष के द्वारा प्रशासन पर पत्थरबाजी किया गया। हम लोग भी सुने, बाद में प्रशासन के लोगों को द्वारा हम लोगों को भी पता चला कि हाँ वहाँ 3 पुलिसकर्मी घायल मुस्लिम पक्ष के द्वारा गोली रोड़ेबाजी में हुआ है। फिर हम लोग को जब कल होकर के हम लोगों को पता चला कि आप लोगों का भी नाम इस केस में, हिंदू पक्ष के लोगों का भी नाम इस केस में है, तो मैं प्रशासन हम लोग पर आरोप लगा है कि हम लोग डीजे बजाने के लिए बहुत उत्तेजित थे, जबकि प्रशासन के द्वारा उस गाड़ी का वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा था। उस पर वो देखा जा सकता है कि उस गाड़ी पर डीजे था ही नहीं, सिर्फ प्रशासन द्वारा हॉर्न बनवाया गया था और वो भी मुस्लिम मोहल्ला में जा करके उस हॉर्न को भी बंद करवा दिया गया था। तो फिर वो डीजे के लिए विवाद कहाँ? पहली बार यहाँ पर विश्वकर्मा पूजा किए हैं और हम लोग का महादलित का करीब, यहाँ पर हम लोग गरीब आदमी हैं, महादलित हैं और पूजा करने में पूरे गांव का लोग सहयोग किए। अब उनके सहयोग से हम लोग सोचे कि अब यहाँ आप लोग अपने गांव में नहीं पूजा करेंगे तो कहाँ पूजा करेंगे, और अपने गांव में पूजा करते हुए प्रशासन से नीचे से लेकर थाना अध्यक्ष से लेकर के जिला तक जितने भी डीएम एसडीएम वीडियो जो भी है सबको हम लोग आवेदन दिए हैं। आवेदन में आश्वासन मिला कि ठीक है आप लोग पूजा कीजिए, आपको माने क्या बोलते हैं उसको प्रशासनिक मिल जाएगा। हमको प्रशासनिक 18 तारीख को मिला, जिसके प्रशासन के द्वारा 19 तारीख को लगभग 1 बजे में प्रशासनिक मिला है। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर भसान करने के लिए हम लोग निकले हैं जुलूस के साथ में। यहाँ से बिल्कुल शांति बनाकर हम लोग निकले। रास्ते में जाकर के यहाँ हम लोगों को जो आरोप लगा रहा है, हम जो कागज़ देखे हैं और आए हैं तो देखे हैं कि इस पर कुछ आदमी पर नाम है, लेकिन वो पिकअप पर सिर्फ 4 ठो हॉर्न आगे 4 हॉर्न पीछे था। उसमें बॉक्स का अलाउट नहीं था तो बॉक्स नहीं बजाया गया। उसमें फुल अनाउंसर हम थे, क्योंकि हम सिर्फ विश्वकर्मा जी का नारा ही लगा रहे थे। और यहाँ से बहुत खुशी हम लोग गए, प्रशासन के सहयोग से गए और वहाँ जाकर के जहाँ हम लोग का जाना था, जिस उस टोले में जो हम हिंदू मोहल्ला में जाना था वहाँ हम लोग चले भी गए। और जब मुस्लिम मोहल्ला में हम लोग प्रवेश किए तो यहाँ से एसडीएम मैडम है वो हम लोगों को बाजा बंद करवा दी। बाजा बंद करवाने के लिए पहले भी कहा गया था कि आप लोग पहली बार जा रहे हैं तो वहाँ पर बाजा बंद कर लीजिएगा। हम लोग बोले कि ठीक है मैडम, हम लोग बाजा बंद कर लेंगे। तो हम लोग बाजा बंद कर लिए। बाजा बंद करने के बाद बोले कि नारा लगाइए। अगली खबर मध्य प्रदेश से है। आपको बता दें कि ग्वालियर में ट्रिपल सुसाइड की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां बहोड़ा पूर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक शासकीय ठेकेदार अपनी पत्नी और बेटे का शव घर में मिला है। पास ही ठेकेदार की लाइसेंसी बंदूक भी मिली है। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया ठेकेदार ने पहले पत्नी बेटे की हत्या की, फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के 12 बीघा कॉलोनी की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
आता हूँ 10 बजे अपने ड्यूटी पे और झाड़ू पोछा करके अपने खाना वाना बनाता हूँ। खाना बनाना 12 के बाद ही जाता हूँ। आज मैंने फ़ोन लगाया था, फ़ोन स्विच ऑफ जा रहे थे, तो मैंने कहा बाद में जाऊँगा, अपने आप बुलाएंगे। बोला बुलाते मेरे को फ़ोन लगा के क्या आवाज़ आ ऊपर खाना बना। तो मैं गया था, फ़ोन नहीं आया तो मैं बैठा रहा। 4 बजे इनकी बहन का फ़ोन आया, 4-3 बजे, तब मैंने कहा आप लोग आ जाओ, तब चलते ऊपर। वो आ गई तो ऊपर गया तो तीनों ने डले। टिंकू चौहान, उनकी पत्नी, उनका लड़का। लड़का की उम्र है 16-17 साल। अच्छा, क्या परेशान थे, क्या बात? अब घर की परेशानी अब थोड़ी कोई बताता अपने को। कोई आया था क्या आप जब थे यहाँ? नहीं, कोई नहीं आता। 5 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली थी कि 12 बीघा जमीन जो एरिया है थाना बोड़ापुर, वहाँ पे एक घर में 3 लोगों की डेड बॉडी है। तो सूचना पे पुलिस आई और यहाँ पे 3 लोगों की डेड बॉडी और पास में एक राइफल मिली है। जी, क्या कारण रहे? अभी ऐसा लग रहा है कि प्रथम दृष्टया जो लग रहा है कि जो मृतक है नरेंद्र चौहान, ये नगर निगम में कॉन्ट्रैक्टर का काम देखते थे। इन्होंने अपने बच्चे और अपनी वाइफ को पहले गोली मारी है, उसके बाद खुद को इन्होंने गोली मारी है। ये कुछ कारण सामने आए हैं? कुछ घर वाले बता रहे हैं, कुछ इनका अपने साले से विवाद चल रहा था, कुछ शिकायत हुई थी इनकी, वो कारण हो सकता है, लेकिन अभी जाँच का विषय। अगली खबर मध्य प्रदेश के धार से है, जहां पर एक छात्रावास में 2 छात्र की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने भी दुख व्यक्त किया है। बता दें कि मध्य प्रदेश के धार मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर जनजातीय सीनियर बालक छात्रावास रिंगनोद में सुबह करंट लगने से 2 छात्रों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों छात्र पानी की टंकी से पानी भरने गए थे, तभी हादसा हो गया। वहीं धार कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक भी मृतकों के घर पहुंचे और परिवार को सांत्वना देते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। नाश्ते की घंटी लगी थी, सब नाश्ता करने जा रहे थे। एक काका है जो तलेपुरिया के थे, जो पानी भरने आते हैं। हाँ। उन्होंने देखा तो 2 लड़के अंदर पड़े। काई में पड़े थे? टंकी में अंदर पड़े। हाँ। तभी हमने दौड़ लगाई और सब वायर तोड़े और फिर उनको निकाला अंदर से। अच्छा, दोनों लड़के क्या लग रहा था, मर गए थे या क्या लग रहा था? सांस से चल रही थी, हमने निकाला तो फिर एम्बुलेंस बुलाई और फिर लेके अस्पताल। अच्छा, क्या नाम है दोनों के? विकास और आकाश। अच्छा, कितनी कक्षा में पढ़ते थे? 12th में थे। ठीक है, ये कौन सा छात्रावास है? सीनियर बालक छात्रावास। ठीक है, सुबह कितनी बजे घटना होगी? अब बात करेंगे कर्नाटक की। आपको बता दें कि कर्नाटक के चिकोड़ी में यातायात थाना प्रभारी रूपाली गुडोडगी और एसएम कमतगी ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा के तहत सभी मालवाहक चालकों को बुलाया और उन्हें महत्वपूर्ण मामले की जानकारी देते हुए कहा कि सभी वाहन चालकों को अपने वाहन के कागजात ठीक से अपने पास रखने चाहिए और सभी को चालकों के कपड़े पहनने चाहिए। मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनना चाहिए। इसके साथ ही मौके पर यातायात नियमों के प्रति जागरूक रहने की जानकारी दी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।